हाय एवरीवन। सो ये राइटिंग वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम राइटिंग टास्क 1 के बारे में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। क्या है वो 3 चीज़ें? एक तो है वोकैबलरी, दूसरा है राइटिंग टास्क 1 लिखने का एक राइटिंग टास्क 1 में इंट्रो लिखने का एक मैजिकल फॉर्मूला, और तीसरा है लाइन ग्राफ को कैसे लिखते हैं, हाउ टू यूज़ प्रॉपर वोकैबलरी इन लाइन ग्राफ इन राइटिंग टास्क 2। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। And agar if you want to know this 3-in-1 formula, please watch the video till the end. So let's begin. So first of all, let's discuss 3 important rules for task 1. What are those? 150 to 180 वर्ड्स लिखने हैं। 150 से कम लिखा तो पेनल्टी होगी, मतलब स्कोर कम हो सकता है। सो नेवर राइट लेस देन 150, you can go to 180. 3 to 4 paragraphs are must. Intro, overall, body paragraph 1 and body paragraph 2. उसके बाद overall you get 1 hour for your task 1 1 hour for your writing, so उसमें से 20 minutes for task 1 and 40 minutes for task 2. One more thing I would suggest कि हमेशा task 2 पहले करो और task 1 हमेशा बाद में करना चाहिए। Okay, next thing, बी केयरफुल अबाउट द टेंस टू बी यूज। टास्क 1 में ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ। टेंस का ध्यान रखो, क्योंकि कभी पास्ट टेंस में होता है, कभी प्रेजेंट टेंस में, कभी फ्यूचर टेंस में, तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर टेंस गलत लिखा तो गेटिंग 6 will be difficult. Even sometimes those who are trying for more than 6, it would be really difficult if you don't chalk out the right tense. तो टेंस का ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन से पता चल जाता है। कभी क्वेश्चन में अगर ईयर पास का है तो पास्ट टेंस, ईयर प्रेजेंट का है या प्रेजेंट के बारे में बात हो तो प्रेजेंट टेंस, और कभी कभी दे टॉक अबाउट द प्रिडिक्शंस ऑल्सो, तो प्रिडिक्शंस में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। सो टेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ फॉर्मेट। सबसे पहले इंट्रो आता है। आजकल हम इंट्रो के बाद ही ओवरऑल लिख देते हैं, तो इंट्रो के साथ भी ओवरऑल आ सकता है, इंट्रो के बाद भी आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। उसके बाद पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। ओके, so here is a question. Wow, nice. It's breakfast time, it seems up. 20 minutes spend करना है. The line graph below shows the consumption of 3 types of spreads, है ना। कंजम्पशन की बात हो रही है, 3 types of spreads, और प्लेस का नाम है ऑस्ट्रेलिया और टाइम पीरियड है 1981 से 2007। तो आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने अंडरलाइन की, आपको भी यही करना चाहिए इंट्रो में, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो स्प्रेड्स की बात हो रही है। लाइन देखते हैं, लाइन ग्राफ है क्या। ये लाइन ग्राफ है, लेकिन उससे पहले आई वुड टीच यू सम वोकैब रिलेटेड टू लाइन ग्राफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसको देखिए, अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है तो हम जो वोकैब यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं स्लाइट इंक्रीज़, है ना। अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है तो वोकैब होती है स्लाइट इंक्रीज़। अगर अच्छा खासा डिक्लाइन हो रहा है, अगर डिक्लाइन अच्छा खासा है तो हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिक्लाइन हो रहा है और अच्छा खासा है, मतलब यहाँ अराउंड ये 140 से आपका 100 पर पहुँच गया, तो अच्छा खासा डिक्लाइन, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो वी कैन यूज़ द वर्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। और थोड़ा बहुत डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ है, तो हम स्लाइट वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम तक स्टेबल रहा, सेम रहा, तो इसके लिए हम वोकैब के यूज़ करेंगे इट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंटिन्यूसली फिर गिर रहा है तो हम डिक्रीज़ की जगह क्या सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कि डिक्लाइंड कंटिन्यूसली। उसके बाद हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये वोकैबलरी कुछ होती है जो आप, जैसे अगर ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम वोकैब यूज़ करते हैं इट डिक्रीज़ ग्रेजुअली। अगर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन है तो हम लिख सकते हैं डिक्लाइंड रैपिडली। अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गिर रही है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड प्लंज्ड। द सेल या द कंजम्पशन ऑफ मैग्रीन प्लंज्ड, और प्लंज के साथ हम कोई और वोकैब यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्लंज का अपने आप में मतलब होता है तेज़ी से गिरना। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज़ प्लमेटेड, PLUMME, यू कैन ऑल्सो यूज़ प्लमेटेड, है ना, प्लमेटेड। डिक्लाइंड, काफ़ी तेज़ डिक्लाइन हो तो हम प्लमेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। और हम कभी कभी ये भी यूज़ कर सकते हैं द कंजम्पशन नोज डाइव्ड। नोज डाइव्ड का मतलब होता है मुंह केवल बहुत तेज़ी से नीचे गिरना, तो नोज डाइव्ड, तो ये वो कैप भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे द कंजम्पशन ऑफ मैग्रीन नोज डाइव्ड एंड रीच्ड 10 grams
फ्रॉम 100 ग्राम्स। तो कोई चीज़ अगर 100 ग्राम से 10 ग्राम्स पे आ रही है तो उसे आप नोज डाइव्ड भी कह सकते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस वोकैबलरी and there is lot of vocabulary which we have already discussed in our writing task 1 golden rules. Okay, so let's move ahead. इसके बाद main this video is all about how to write introduction of task 1. तो मैंने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया है, that is what. तो जो फर्स्ट टाइम पहली बार ट्राई करें इट वुड बी एन ईजियर टास्क, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। तो मतलब सबसे पहले हम ये बताएंगे क्या दिया हुआ है, वॉट इज़ गिवन, किस बारे में है क्वेश्चन, जैसे इसमें कंजम्पशन के बारे में था। फिर कहाँ की बात हो रही है, हम प्लेस की बात करेंगे और फिर टाइम की बात करेंगे। वैसे भी हमारे ग्रामर में भी रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। सो वही रूल फॉलो। तो आप जब भी टास्क 1 का इंट्रो लिखें कुछ नहीं सोचना, बस द फॉर्मूला इज़ वॉट, वेयर एंड व्हेन। मतलब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, किस जगह की बात हो रही है और कब की बात हो रही है। लेट्स सी इट। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स द कंजम्पशन ऑफ स्प्रेड्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये इंट्रो मैंने इसी तरह लिखा है। देखिए सबसे पहले आई हैव रिटन द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स। डिपिक्ट्स का मतलब होता है शोज़। तो अगर आप शोज़ वर्ड काफ़ी रिपीट करते हैं तो यू कैन यूज़ वर्ड डिपिक्ट्स। आप इलस्ट्रेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स। ठीक है, the line graph illustrates, the line graph depicts, the line graph shows, okay, the line graph represents। और क्या दिखा रहा है, कंजम्पशन दिखा रहा है। किसका कंजम्पशन, स्प्रेड्स का। अच्छा, इन ग्राम्स यहाँ आप देखें तो यहाँ ग्राम्स में दिया हुआ है, तो आप फिगर इस तरह ज़रूर मेंशन करें कि किस में क्वांटिटी है। और फिर हमने प्लेस का नाम दिया ऑस्ट्रेलिया और फिर हमने ईयर दिया 1981 एंड 2007। तो देखिए पहले हमने बताया वॉट, क्या दिया हुआ है, फिर हमने बताया वेयर, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, और फिर हमने बताया व्हेन। तो टास्क 1 के इंट्रो में सिर्फ ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि कभी कभी आजकल ओवरऑल इंट्रो के साथ भी लिखते हैं। तो ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि लो फैट और रिड्यूस स्प्रेड का जो कंजम्पशन था वो हायर था। तो लो फैट एंड स्प्रेड हमारा कौन सा है, लो फैट एंड स्प्रेड का जो कंजम्पशन था एंड रिड्यूस स्प्रेड वाज हायर देन द अदर 2 स्प्रेड्स। तो इसका कंजम्पशन देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, वाज हायर देन द अदर 2 स्प्रेड्स। ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स हियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स चेक आउट फर्दर। बॉडी पैराग्राफ 1 अगर लिखना हो तो कुछ नहीं, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। लेट्स सी दैट इन डिटेल द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेड दैट वाज कंज्यूम इन 1981 वाज बटर। तो हम देख सकते हैं बहुत ईजीली कि बटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया गया था एट अराउंड 140 ग्राम्स। ये 140 ग्राम्स पर है। यहाँ विच का यूज़ है, विच बहुत ही अच्छा कनेक्टर है। आपके हर राइटिंग टास्क 1 में विच का यूज़ ज़रूर हो, ठीक है, यू शुड टेक केयर। वॉज बटर एट 140 ग्राम विच वॉज फार हायर देन इट्स काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मतलब उसके साथ वाले जो हैं, तो हम काउंटर पार्ट्स वर्ड हमेशा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेल फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं मेल एंड देयर काउंटर पार्ट्स। तो विच वॉज फार हायर देन देयर काउंटर पार्ट मैगरीन एट अराउंड 90 ग्राम्स। मैगरीन का कंजम्पशन सिर्फ 90 ग्राम्स था। और फिर ये डिक्रीज होता गया अनटिल दे, कब तक डिक्रीज होता गया, जब तक कि इन दोनों का कंजम्पशन सेम नहीं हो गया इन द ईयर 1991। 1991 वो ईयर है जब इनका कंजम्पशन सेम हो गया, ठीक है। एंड व्हाट वाज दैट, एट 100 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद देन कनेक्टर को यूज़ कर सकते हो। देन द कंजम्पशन ऑफ बटर, बटर का कंजम्पशन क्या हुआ, फिर वो डिक्रीज हो गया, है ना, कंटिन्यूसली देखिए गिरता जा रहा है। एंड फिनिश्ड, अब सारा तो नहीं, अब बस आप फिनिश बता दीजिए, फिनिश्ड एट जस्ट अंडर 60। आप देख सकते हैं 60 पे ये एंड हो गया। वाइल मार्गरेन स्टेट कांस्टेंट, अगर हम मार्गरेन की बात करें तो इसका कंजम्पशन देखिए कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट मतलब सेम रहा, कांस्टेंट रहा, इट रिमेन्ड सेम फॉर अ वाइल एंड देन फिर ये भी डिक्रीज हो गया टू 40 ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि लाइन ग्राफ में फर्स्ट ईयर के बारे में और लास्ट ईयर के बारे में फिगर्स ज़रूर दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव अहेड। बॉडी पैराग्राफ 2, इसमें हम क्या देख सकते हैं। अच्छा, जब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं तो बाय कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसका
ऑपोजिट सिनेरियो है कि लो फैट और रिड्यूस स्प्रेड को आप देख सकते हो कि ये तो यहाँ इंट्रोड्यूस ही लेट हुआ है, यहाँ तो लो फैट और स्प्रेड है ही नहीं। तो हम इसके लिए क्या वोकैब यूज़ कर सकते हैं कि इट वॉज नॉट इवन इंट्रोड्यूस अंटिल का यूज़ यहाँ बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को भी करना चाहिए अंटिल का यूज़। अंटिल एक्सक्यूज मी, अंटिल मतलब तक, तो 1996 तक ये इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो कभी भी आप ऐसा कुछ देखें कि वो शुरू ही नहीं हुआ है या वो उसका फिगर्स ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस अंटिल 1996। फिर हावेवर भी एक ऐसा कनेक्टर है जो टास्क 1 में हमेशा यूज़ होता है, हालांकि हमेशा कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। हावेवर उसके बाद तो ये ड्रास्टिकली बढ़ गया, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से इसका कंजम्पशन बढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या वोकैब यूज़ कर सकते हैं, इट इंक्रीज ड्रास्टिकली। कंजम्पशन क्या बढ़ा, कंजम्पशन ड्रास्टिकली बढ़ गया है ना, ड्रास्टिकली कंजम्पशन बढ़ गया। और अनटिल इट डोमिनेटेड मतलब बाकी दोनों को भी इसने पीछे छोड़ दिया। देखिए ये आपका मार्गरीन था और ये आपका बटर था, और देखिए कौन आगे निकल गया, आप लो फैट और रिड्यूस स्प्रेड्स दोनों से आगे निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि लो फैट और रिड्यूस स्प्रेड ने डोमिनेट किया, मतलब इसका दबदबा था, मतलब इसने दूसरे बाकी दोनों के आगे निकल गया। तो इट डोमिनेटेड बोथ, इट डोमिनेटेड मैग्रीन एंड बटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि इट अंटिल इट डोमिनेटेड बोथ बटर एंड मैग्रीन। इसका सिंपल मतलब यह है कि बाद में लो फैट और रिड्यूस स्प्रेड का कंजम्पशन इतना बढ़ गया कि मैग्रीन और बटर को उसने पीछे छोड़ दिया। उसके बाद इट देन हैड अ स्लाइट फॉल। देखिए हम स्लाइट फॉल है क्या, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लाइट फॉल है। और उसके बाद इट क्लोज्ड एट वर्ड अच्छा है जब आपको बताना है कि लास्ट में ये इतने पर ख़त्म हुआ, तो हम यूज़ कर सकते हैं इट क्लोज्ड एट 80 ग्राम्स। और इससे पहले हमने पढ़ा था इट फिनिश्ड एट, तो ये अच्छे वोकैब हैं लास्ट का ईयर बताने के लिए। विच वॉज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेड इन द ईयर 2007। तो फाइनली लो फैट और रिड्यूस स्प्रेड मोस्ट पॉपुलर स्प्रेड बन गया इन द ईयर 2007। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। तो जब भी आप एक्सप्लेन करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने हमेशा इनिशियल ईयर था 1981, हमने इसके बारे में बताया कि यहाँ किसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा था, और फिर हमें ये भी बताना चाहिए कि लास्ट ईयर में किसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग टास्क 1। मेन इम्पॉर्टेंट सिनेरियो ये है, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेन हमने इंट्रो का एक फॉर्मूला सीखा, दैट वाज व्हाट, वेयर एंड व्हेन। तो जब भी आपको टास्क 1 का इंट्रो लिखना हो, आई थिंक दिस कैन बी द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर मेकिंग योर राइटिंग टास्क 1 इंट्रोडक्शन ईजियर। सो जब भी आप टास्क 1 का इंट्रोडक्शन लिखें व्हाट, वेयर, व्हेन का ध्यान ज़रूर दें। आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ some help to you, and definitely if you will follow the strategies, these instructions, you will score better bands in your task 1 as well as we can say in your writing. Thank you and have a nice day.